हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस मेगा माइंड आर्ट्स क्लास में। तो दोस्तों आज हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन की बात करेंगे। और दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बात करने से पहले हमारा बस यही रिक्वेस्ट है, आप यदि आप नए हैं चैनल पे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप पुराने हैं सब्सक्राइब कर लिए हैं तो दोस्तों कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और शुरू करने से पहले एक और हमारी आपसे विनती है कि अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और कम से कम एक वीडियो को दो बार नहीं, एक बार ही देखिए, कम से कम एक बार देखिए और बारीकी से पूरे क्वेश्चन को समझिए और उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन ठीक है लड़े। और हमारी पूरी कोशिश है कि हुबहू क्वेश्चन लड़ेगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन। संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन संबोधित करता है? सबसे पहली बात हम समझेंगे दोस्तों, संसद का संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में, और इसको कौन संबोधित करता है, अर्थात इसकी अध्यक्षता कौन करता है। ये इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। तो मतलब कहने का मतलब यही है आपसे मेरा कि आपका जो 2025 में, आपका जो 2025 में एग्जाम है, मेन एग्जाम 12th एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो एग्जाम में आने के 110% चांसेस हैं। तो दोस्तों बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। पहली बात तो, तो ध्यान दीजिएगा, यदि संसद के दोनों सदनों के बीच, लोकसभा राज्यसभा के बीच किसी विधेयक को लेकर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कौन दोस्तों बुलाता है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 108 के अनुसार यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के प्रधान लोकसभा अध्यक्ष को है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति बुलाता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख किया गया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, पूछा हुआ है, पूछे कैसे, पूछा हुआ एग्जाम में, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, रियल पावर किसके हाथ में है? तो दोस्तों संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास में है। और दोस्तों संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, क्या चीज, संवैधानिक प्रमुख पूछेगा आपसे, पूछा हुआ है। तो दोस्तों संघ की कार्यपालिका की संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र की शक्ति, क्या चीज, नाम मात्र की शक्ति किसके हाथ में है? तो दोस्तों संघ की कार्यपालिका की नाम मात्र की शक्ति या संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मतलब वही लोकसभा 25 वर्ष, इनका कोई अपना नहीं होता है, लोकसभा का होता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप गांठ बांध के एक एक क्वेश्चन को ध्यान लीजिएगा। चलिए एक बात दोहरा देते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करता है। ठीक है, इसका उल्लेख 108 में है। वास्तविक शक्ति किसके हाथ में निहित है? प्रधानमंत्री में। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष, राष्ट्रपति का 35 वर्ष। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, माउंट मैन के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों? माउंट मैन के नाम से, ग्रेट माउंटेन मैन। ठीक है, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इज राइट। ये बच्चा बच्चा क्वेश्चन जानता है, इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं है। अगर बात करें दोस्तों मेधा पाटेकर के बारे में, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे दोस्तों? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, सॉरी मेधा पाटेकर। कौन थे? मेधा पाटेकर थे। अगर चिपको दोस्तों आंदोलन की बात करें तो उत्तराखंड के चमोली जिला, उत्तराखंड के चमोली जिला से, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिला से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने हेतु सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1973 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के कौन जिला था, उत्तराखंड का गांव का नाम भूल रहे हैं हम यहाँ पे थोड़ा बहुत, ठीक है ना। चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन ये वाला बना हुआ है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे?
तो चिपको आंदोलन के दोस्तों प्रणेता थे कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, ध्यान दीजिएगा सुंदरलाल बहुगुणा थे। 1973 में उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें क्या था, महिलाओं और पुरुषों के द्वारा पेड़ों को ठीक है बांध कर रख दिया गया, अपने आप से लिपट गया वो लोग और उसकी रक्षा किया पेड़ों की, ताकि उसकी कटाई को रोका जा सके, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस ऐसा का क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस में, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे अंतिम पूछ दे दोस्तों, अंतिम होगा सी राजगोपालाचारी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ दे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राष्ट्रीय राजगोपालाचारी थे, जो भारतीय थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन ने दोस्तों 3 जून 1947 को भारत के विभाजन से संबंधित, लॉर्ड माउंटबेटन को मार्च 1947 में भारत का वायसराय बनाया गया था। ठीक है, और 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन से संबंधित एक योजना प्रस्तुत की, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। इसी योजना के आधार पर भारत का विभाजन संभव हुआ। अगर आपसे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछते हैं भारत का विभाजन किस योजना की देन है? लॉर्ड माउंटबेटन योजना की देन है, ध्यान दीजिएगा। 3 जून 1947 को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश को 1990 में, मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में लागू किया गया था और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। एग्जाम में पूरा नाम नहीं देगा नाम बीपी सिंह मंडल। क्या देगा? बीपी सिंह मंडल देगा। और इसके आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कही गई थी। ये भी एक बार गांठ बांध लीजिएगा, 27% रिजर्वेशन की बात करता है, 27% अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी के लिए 27% की आरक्षण की बात करता है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1990 वाला भी, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बीपी सिंह ऐसे इस तरह का नाम बीपी सिंह मंडल और 27% की बात करता है आरक्षण की, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ। पहली बात, भारत के प्रथम आम चुनाव 1952 का टोटल 489 सीटों पर संपन्न हुआ। 364 सीटें केवल कांग्रेस को प्राप्त हुई और कांग्रेस ऐसी पार्टी बनी जो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। ठीक है, 1952 के बाद 1957 आएगा। 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुआ। 1957 में द्वितीय आम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, ध्यान दीजिएगा। नेहरू जी भारत के प्रथम पीएम थे। 1957 से 5 साल जोड़ दीजिए, 1961, 52 से 57, 57 से 61, 61 से 66, 1961 में भी प्रधानमंत्री की सरकार बनी। लेकिन तीसरी आम चुनाव के बाद 1964 में 27 मई 1964 को दोस्तों क्या हुआ? 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के बाद 1966, 61 से 66, ठीक है, सॉरी, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश लाल बहादुर शास्त्री की भी दोस्तों मृत्यु 1966 में हो गई, 66 में हो गई। तत्पश्चात 1972 के आम चुनाव में इंदिरा पार्टी की सरकार बनी। इंदिरा पार्टी को प्रधानमंत्री का पद दिया गया और 5 सालों तक इंदिरा गांधी ने 1972 में गरीबी हटाओ का नारा दिया। लेकिन 1977 के चुनाव में यह नारा काम नहीं किया, गरीबी हटाओ नारा काम नहीं किया। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और इसकी सरकार हट गई। क्या हो गई? इसकी सरकार गिर गई। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी
सरकार बनी और गैर कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बनाया गया। गैर कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बनाया गया, लेकिन केरल में इनकी सरकार नहीं बन पाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जनता पार्टी कब बनी, तो दोस्तों जनता पार्टी कब बनी? जनता पार्टी 1977 में बनी, ध्यान दीजिएगा। जनता पार्टी के प्रथम पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई थे, जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की 1966 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी, ध्यान दीजिएगा। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय, गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना की देन है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो पांचवी की देन है, 1972 में दिया गया था, लेकिन काम नहीं कर पाया, ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 1969 में, 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? दोस्तों हम भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, ये हम दोस्तों बात कर रहे हैं प्रस्तावना की, मतलब भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जनता में निहित है, जनता में निहित है। इससे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सकता था? संविधान। क्या हो सकता था? संविधान हो सकता था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में, पीएम के बारे में, न्यायपालिका के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा अब मूल ढांचा, क्या पूछेगा? मूल ढांचा किस विवाद के बाद अस्तित्व में आई थी? तो केशवानंद भारती बनाम। अब ये क्यों बता दिए हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक विवाद था भूमि को लेकर, भूमि अधिग्रहण से संबंधित। उसमें मूल ढांचे का सिद्धांत आया था 1973 में, 1973 में आया था। इसे ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा केशवानंद भारती विवाद कब आया था? 1973 में आया था। केशवानंद भारती विवाद किस साथ संबंधित है? केरल से संबंधित है। मूल ढांचा किस विवाद की देन है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की देन है, ठीक है। इस तरह से इतना क्वेश्चन एग्जाम में आपसे भर भर के पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति के बारे में क्या बताना है? अध्यादेश जारी करता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संविधान का अनुच्छेद, इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है, ध्यान दीजिएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह इसका उपयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यह भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। महाभियोग कहाँ ला सकते हैं? संसद के किसी सदन में ला सकते हैं, संसद में ला सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत, और संयुक्त बैठक का उल्लेख 108 में है, इसी को प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपातकाल संबंधी घोषणा राष्ट्रपति करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पीएम के बारे में आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 18, ध्यान दीजिएगा, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 19 में दिया गया है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है। ये तो खैर 21 का ए में भी दिया गया है, 21 का ए में भी दिया गया है, और यह एक तरह से मूल कर्तव्य भी है। क्या है? एक तरह से मूल कर्तव्य भी है, ध्यान दीजिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू प्राइवेसी बोलते हैं, इसे 2005 को मंजूरी दिया गया था, राजस्थान राज्य से जुड़ा हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सूचना के अधिकार का उल्लेख राइट टू प्राइवेसी बोलते हैं इसको। लेकिन अनुच्छेद 18 दोस्तों क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत का उल्लेख किया गया है। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लेना है, क्योंकि आपको 11th क्लास में ही दोस्तों पढ़ना था फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो आपने 12th में बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि 11th में सब सिलेबस कवर करना होता है। जो 12th एग्जाम में सब बहुत काम देता है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इनमें से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर बात फंडामेंटल राइट्स की हो रही है दोस्तों, और मौलिक अधिकार की बात नहीं हो, तो ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार की दोस्तों अगर बात करें तो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लेगा इससे? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका के
संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 में किया गया है, ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, वर्तमान में 6 है। 6 कैसे है? क्योंकि संपत्ति के दोस्तों अधिकार को, क्या चीज, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, हटा दिया गया और 300 का ए में रख दिया गया। यह तरह से कानूनी अधिकार है। क्या अधिकार है? कानूनी अधिकार है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछा हुआ है। मतलब बताने का मेन पर्पस 12th एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है मेरा। आउट ऑफ सिलेबस नहीं बताते हैं क्योंकि बच्चे को उतना रास नहीं आता है। आप वही पढ़िए जो आपके एग्जाम में हूबहू छपे मौलिक अधिकार से संबंधित। ठीक है, टोटल 6 मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे? पूछेगा अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लेख या समता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 में 2 बात कहा गया है। एक कहा गया है विधि के समक्ष समता का अधिकार या कानून के समक्ष समता का अधिकार। कानून के समक्ष समता का अधिकार दोस्तों, इसको इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड से लिया गया है। अगला पूछ देगा आपसे कानूनों का समान संरक्षण। कानूनों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो कानूनों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर अनुच्छेद 13 के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा की गई है, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा की गई है। एग्जाम में क्वेश्चन पुनरावलोकन क्वेश्चन पूछा हुआ है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? न्यायालय को प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस व्यवस्था को हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ज्यादा पूछेगा तो क्या बोलिएगा? अनुच्छेद 17 के बारे में पूछा आपसे एग्जाम में। अनुच्छेद 17 के बारे में पूछा है 12th एग्जाम में। छुआछूत की अवैध घोषित या अस्पृश्यता अस्पृश्यता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है, ध्यान दीजिएगा। 18-19 सेंट्रल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था अनुच्छेद 19 को लेकर कि अनुच्छेद 19 में कुल कितने प्रकार के उल्लेख किए गए हैं स्वतंत्रता का अधिकार? तो टोटल 6 प्रकार की आज़ादी हमें दी गई है, ध्यान दीजिएगा। रहने, जाने, बसने, घूमने फिरने, व्यवसाय व्यापार करने का अधिकार दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बच्चा बच्चा जानता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 कर बनकर तैयार हुआ, इसलिए 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। और कब स्वीकार किया गया था? इसी दिन, इसलिए इस दिन अंगीकृत किया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब लागू हुआ था? यहाँ आंसर नहीं दिया है। 26 जनवरी 1950 यहाँ कर लीजिए। 1950 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 सितंबर दोस्तों 1946 को क्या हुआ था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, ध्यान दीजिएगा। इसके तहत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी बनाए गए थे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? क्या बताएं हम? पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। बारीक क्वेश्चन सब बता दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ? तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 3 प्रकार के आपात का उल्लेख है अनुच्छेद 352 में पहला आपातकाल, 356 में दूसरा, 360 में तीसरा। एक को बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, एक को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन।
एक को बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और और इनकी घोषणा राष्ट्रपति करता है, ये भी आप गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, रियल पावर की बात कर रहे हैं, रियल पावर प्रधानमंत्री के हाथ में है, लेकिन पूछ देगा नाम मात्र की शक्ति, तो दोस्तों नाम मात्र की शक्ति और संवैधानिक प्रमुख, और संवैधानिक प्रमुख कौन है दोस्तों, राष्ट्रपति है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, पंचायत समिति का दोस्तों प्रमुख कौन होता है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर 12th एग्जाम। पंचायत 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, मतलब पंचायत समिति को जोड़ा गया था और 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 24 अप्रैल 1993 को यह अस्तित्व में आया, इसीलिए मनाते हैं इसको पंचायती राज दिवस। इसका प्रमुख कौन होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, 6 दिसंबर 6 अक्टूबर 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1952 में हुई थी, भुला गए कब हुआ था, 1952 में, सही है। इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान दीजिएगा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, ठीक है। अभी वर्तमान में इसको नीति आयोग के रूप में चेंज कर दिया गया है। 2014 में इसको भंग कर दिया गया था और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका सामान्यतः कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको अपने पास बुला सकता है, अर्थात यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में दोस्तों कुल कितने अध्याय हैं, 22 अध्याय, सीधी सी बात है 22 अध्याय, इसमें ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन कुछ नहीं है, 22 अध्याय है, ठीक है। अभी वर्तमान में 25 प्लस है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, राज्य विधान परिषद या पूछ देगा राज्यसभा, दोनों जुड़वा भाई है 12th के हिसाब से, और दोनों के मेंबर कार्यकाल लगभग सामान्यतः 6 साल का होता है, और ये दोनों अस्थाई सदन है, क्या है, अस्थाई सदन है। और वर्तमान में हमारे भारत में कुल 6 विधान परिषद है, कुल 6 विधान परिषद है। पहला बिहार है, उसके बाद यूपी है, तब आंध्र प्रदेश है, तब तेलंगाना है, ठीक है, तब कर्नाटक है, 1 2 3 4 5, तब महाराष्ट्र है। 6 गो ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है, बाकी 22 ऐसे राज्य हैं जहां ओनली विधानसभा है, क्या है, जहां ओनली विधानसभा है, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव ला दिए, पास नहीं हुआ, लोकसभा भंग हो जाएगा, चुनाव दोबारा होगा, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अपनी बहुमत को आप दिखाइए, सरकार आप बनाए हैं, ठीक है ना, साबित कीजिए तब, इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, भारत के पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, यहाँ लोकसभा का चुनाव नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, इसका चुनाव वहां के जितने मेंबर शामिल होते हैं वो करते हैं, उनसे पहले प्रोटेकेम स्पीकर होता है, जो उनमें से एक वरिष्ठ नागरिक होता है, उसका उन्हें चुनते हैं प्रोटेकेम स्पीकर, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस के हमको लगता है कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं दोस्तों। आपसे बस मेरा यही गुजारिश है, एक एक क्वेश्चन को कवर कीजिएगा, और जितने क्वेश्चन हमने आउट ऑफ पेपर बताया है, जो ओनली एग्जाम में जो एग्जाम में आएगा, जो हमने बताया है, आप उसको एक एक क्वेश्चन को लिखिए बारीकी से, आपको क्वेश्चन समझ में दोस्तों आएगा, और आपको तभी समझ में आएगी जब आप लिखिएगा, बिना लिखने से कोई फायदा नहीं होने वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों
जाने से पहले मेरा बस ये रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बस प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।